नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, शुभ संध्या के साथ मैं राजकुमार यादव आप लोगों का आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश, और गुलाम वंश के साथ मध्यकालीन इतिहास को हमने शुरू किया। और इसके पहले भी आप लोगों को पढ़ाया कि गुलाम वंश जो है वह मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में विभाजित किया गया, दिल्ली सल्तनत और दूसरा विभाजित जो हुआ था वह गुलाम वंश की स्थापना होती है, मुगल वंश की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? मुगल वंश आता है, खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है और लोदी वंश आता है। और इसी के आधार पर हम लोग इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो मुगल वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है और कब तक ये चला? 1290 ईस्वी तक। और गुलाम वंश को जो है एक नाम से और जानते हैं, और वह नाम क्या होगा? मामलुक वंश। और मामलुक वंश के अंतर्गत कितने शासक हुए हैं? मुख्य रूप से 11 लोग हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, फिर उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नासरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन और कैकुवाद। और अंतिम शासक जो हुआ वो कौन हुआ? क्यूमर्स हुआ। तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कहाँ का? गुलाम वंश। और गुलाम वंश के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? आज हम लोग करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय माना जाता है वह 1206 ईस्वी से लेकर के कब तक माना जाता है? 1210 ईस्वी तक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहले हम लोग जान लें कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रहे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। इसका अर्थ होता है, यह भी क्वेश्चन कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चंद्रमा का देवता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता। मेरे प्यारे मित्रों, यहीं से इसकी शुरुआत है गुलाम वंश की। और आप लोग इच्छा है इसका एक अच्छा सा नोट्स भी अपने साथ बनाते रहें। और आज हम लोग जो तैयारी की एक नई आगाज़ दे चुके हैं, वह तैयारी की आगाज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी होगी। और साथ ही साथ इसको अगर भली भांति तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका वनडे का कोई भी एग्ज़ाम हो, केवल ज़रूरी नहीं कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का ही एग्ज़ाम हो, लेखपाल, दरोगा और इसके साथ जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सब में यह पूरी तरह से कारगर नोट्स होगा। इसको आप भली भांति तरीके से कापी और पेन के साथ लेकर के पढ़ें और उसको बना लीजिए। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता होता है। तो इसका भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे कि चंद्रमा का देवता होता है। और ध्यान रहे कि ये कहाँ के रहने वाले थे। अगर प्रश्न में पूछा जाए कहाँ के रहने वाले थे, तो ये तुर्किस्तान के रहने वाले थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का घर कहाँ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ के निवासी थे? तो तुर्किस्तान के निवासी थे। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे यह किस जाति के थे? तो इल्वारी जाति के थे। ये ध्यान में रहे, यह किस जाति के थे? तो इल्वारी जनजाति के थे। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस जाति के थे? तो इल्वारी जनजाति के थे। आइए हम आज इनके बारे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये जो थे इन्होंने किस प्रकार से कैसे कैसे इनका जीवन कटा और किस प्रकार से ये रहे। इनका एक हम इतिहास आपको बताते हैं। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये मूलतः अगर इनकी बात की जाए तो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये तुर्किस्तान के रहने वाले थे। और बाल्यावस्था में जब ये छोटे से थे तभी इनको जो है ले जा करके दास बाजार में बेच दिया गया। और दास बाजार में जब इनको बेच दिया गया तो उसी दास बाजार में खरीदने वाले इनको कौन थे? तो याद कर लीजिए, इनको खरीदने वाले जो थे, सर्वप्रथम इनको किसने खरीदा था? तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम इनकी खरीदारी करने वाले जो थे वो काजी फरुखुद्दीन
और अब्दुल अजीज कूफी ने खरीदा था इनको। अब्दुल अजीज कूफी। तो इनको जब ले जा कर के कहाँ भेज दिया गया? दास बाजार में। फिर से सुनिएगा एक बार, ये कहाँ के रहने वाले थे? तुर्किस्तान के रहने वाले थे। किस जनजाति के थे? तो इलवारी जनजाति के थे। और दूसरी चीज़ इनका ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों कि ये जो थे इनको सर्वप्रथम किसने खरीदा था? तो काजी फरीखुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने खरीदा। जब इनको ये खरीद लिए तो खरीदने के बाद इन्होंने क्या किया? इस कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्होंने खूब बढ़िया से घुड़सवारी सिखाया। क्या सिखाया? घुड़सवारी सिखाया। जब ये घुड़सवारी करना सीख गए तो इनको धनुर्विद्या में भी निपुण बनाए। और जब धनुर्विद्या में निपुण अर्थात एक तरह से कह लीजिए कि काजी फरीखुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने इनको पूरी तरह से वे सारे गुण सिखा दिए जो गुण एक सुल्तान के अंदर होने चाहिए। हालांकि इनको दास के रूप में खरीद करके लाए थे, अपनी सुरक्षा के लिए खरीद करके लाए थे, अपना दास बना करके इनको रखना चाहते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया? इनको उस योग्य बना दिया, काबिल बना दिया। लेकिन हुआ क्या कि जब अजीज कूफी अर्थात काजी फरीखुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी की जब मृत्यु हो गई तो इनके बच्चों ने क्या किया? इनके ही पुत्रों ने इनको ले जा करके बेच दिया। कहाँ ले जा करके बेचा? तो ध्यान रखिएगा, इनको ले जा करके बेच दिया। और कहाँ बेचा? गजनी के बाजार में। इनका देखिए, एक बार इनको खरीदा किसने? काजी फरीखुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने खरीदा। फिर इनके पुत्रों ने क्या किया? इनको ले जा करके बेच दिया। और कहाँ पर बेचा? तो गजनी के बाजार में। और गजनी के बाजार में कौन खरीदा इनको? तो इनको खरीदने वाले थे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। तो इनको सर्वप्रथम किसने खरीदा? मोहम्मद गोरी ने खरीदा। और जब मोहम्मद गोरी इनको खरीद करके ले गया तो ले जाने के बाद इसने क्या किया? इनको जो है अश्वशाला का प्रमुख बना दिया। इनको क्या किया? यहाँ लिखते हैं, इनको बना दिया अश्वशाला का प्रमुख बना दिए। अश्वशाला का प्रमुख बनाए। और प्रमुख बनाए तो इस प्रमुख बनाने को एक उपाधि दी जाती थी। और वह उपाधि कौन सी थी? आमिर ए आखुर। आमिर ए आखुर की उपाधि इनको प्रदान कर दिए। और जब ये इसकी उपाधि को पा गए तो अश्वशाला के क्या बने? प्रमुख बन करके रहने लगे। और जब ये अश्वशाला के प्रमुख बने तो ध्यान रखिएगा कि उसी दौरान क्या हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद गोरी इनको बहुत मानता था। इतना ज़्यादा मानता था इनको कि समझ लीजिए कि उसके पास 3 ही दास थे। दासों की संख्या तो बहुत थी उसकी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि वह उतना तो अपने किसी बहुत नज़दीकी लोगों पर विश्वास नहीं करता था जितना मोहम्मद गोरी अपने 3 प्रमुख दासों पर विश्वास करता था। ये 3 प्रमुख दास उसके कौन कौन से थे? तो आइए देखते हैं कि वे तीनों दास कौन कौन से थे। तो उनके जो तीनों दास थे, तीनों दास में एक तो स्वयं कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और जो दूसरे इनके दास थे वह दूसरे दास थे इनके, नोट कर लीजिएगा नाम आप लोग। इनके पहले दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। और जो इनके दूसरे दास थे वे थे ताजुद्दीन याल्दौस थे। ताजुद्दीन याल्दौस थे। और तीसरे जो इनके दास थे वे थे नासरुद्दीन कुबाचा। नासरुद्दीन कुबाचा। ये फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो तुर्किस्तान के। सबसे पहले देखिए, फिर से एक बार इसको पुनः सुनिए, खूब ध्यान से सुनिए ताकि भली भांति प्रकार से समझ में आ जाए आपको। तो कुतुबुद्दीन की अगर हम लोग बात करें तो कुतुबुद्दीन का जो समय निर्धारित हुआ था 1206 से 1210 ईस्वी तक था। ये कहाँ के रहने वाले थे?
तो मूलतः जान लीजिए कि ये तुर्किस्तान के रहने वाले थे। तुर्किस्तान में इनको वहाँ के लोगों ने ले जा कर के बेच दिया दास बाज़ार में, और दास बाज़ार में जब बेच दिए तो इनको खरीदे कौन? काजी फरीखुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी ने इनको खरीद लिया, और ख़रीदने के बाद इनको धनुर्विद्या सिखाया, इनको घुड़सवारी सिखाया, अर्थात सभी गुणों में इनको क्या किया? निपुण बना दिए। और जब ये पूरी तरह से सभी गुणों में निपुण हो गए तो वह बिल्कुल इनको निपुण बना करके बिल्कुल एकदम ये कह लीजिए कि सुल्तान की तरह से इनको एकदम तैयार कर दिए। और जब इनकी अजीज़ कूफ़ी की मृत्यु हो गई तो इनके पुत्रों ने क्या किया? इनसे, क्योंकि वे लोग इनसे ईर्ष्या भी करते थे, और इसीलिए उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी के बाज़ार में ले जा कर के बेच दिया। और जब इनको गजनी के बाज़ार में बेचा तो वहाँ पर किसने इनको ख़रीदा? तो सबसे पहले आप ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गजनी के बाज़ार में किसने इनको ख़रीदा था, तो इनको ख़रीदने वाले कौन थे? मोहम्मद गोरी थे। और मोहम्मद गोरी जब इनको ख़रीद लिए तो ख़रीदने के बाद, क्योंकि वह इनसे बड़ा प्रसन्न रहते थे और प्रसन्न रहने के कारण इनको ख़रीद करके ले आते हैं और ला करके इनको अमीर ए आखुर की उपाधि प्रदान करते हैं। और अर्थात अमीर ए आखुर का तात्पर्य क्या होता है? अश्वशाला का प्रमुख होता है। और इसके बाद क्या हुआ कि ये जो इनके 3 मुख्य दास थे इनके, कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन याल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा, ये इनके 3 जो थे ये मुख्य इनके दास थे। दास तो इनके पास बहुत हुआ करते थे मोहम्मद गोरी के पास, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको मानते थे? तो ये इन तीनों को मानते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ताजुद्दीन याल्दौज को और नासिरुद्दीन कुबाचा को, और तीनों को बहुत मानते थे। और जब एक चीज़ और प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक भारत कब आया था, तो ध्यान रखिएगा कि भारत कब आया था। तो यह भारत जो आया था 1192 ईस्वी में पहली बार यह कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में आया था, अर्थात तराइन के द्वितीय युद्ध में कब आया था, तो यह भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, आप लोग जानते हैं कि 1191 और 1192, 1192 क्यों प्रसिद्ध है? तो तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के लिए यह प्रसिद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। और इस समय क्या हुआ? यही 1192 में पहली बार यह भारत आए थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे। तो एक चीज़ और जान लीजिए कि इतना वह मानता था इन तीनों लोगों को कि मोहम्मद गोरी कि अगर इनके पास का कोई नज़दीकी रिश्तेदार, वह चाहे स्वयं घर का ही क्यों ना हो, वह किसी पर विश्वास नहीं रखते थे, केवल इन तीनों पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे और इन तीनों को अपना पुत्र कह करके संबोधित किया करते थे मोहम्मद गोरी। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, अब ध्यान रहे कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कैसे हुई। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु जो थी वह 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में खोखर जनजातियों के द्वारा की गई थी। किस जनजातियों के द्वारा? खोखर जनजातियों के द्वारा इनकी क्या कर दी गई? मृत्यु कर दी गई, हत्या कर दी गई। अर्थात जो है मोहम्मद गोरी का जो समय था वो 1206 में समाप्त हो जाता है। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो उनकी सारी संपत्तियां क्या हो गई? इन तीनों लोगों में बट गई। और बट गई तो किसको कैसे कैसे मिला, यह थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं। और साथ ही साथ आप लोग भी चैनल को पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए दूसरे लोगों तक। तो देखिए क्या हो गया, इसका पूरी संपत्ति का बंटवारा हो गया। और जब पूरी संपत्ति का बंटवारा हो गया तो बंटवारा होने के बाद सबको अलग अलग मिला। और अलग अलग कैसे मिला? कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो मिला वह उत्तर का क्षेत्र मिला। इसको मिला कहाँ का? उत्तर का क्षेत्र मिला। उत्तर के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो इसके अंतर्गत लाहौर था, पंजाब था, बंगाल था, बिहार था, इलाहाबाद था, आज जो वर्तमान में आज प्रयागराज हो चुका है, और इसके साथ में आगरा था और दिल्ली था। तो उत्तर क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सा क्षेत्र मिला? लाहौर मिला, पंजाब मिला, बंगाल था, बिहार था,
इलाहाबाद वर्तमान नाम प्रयागराज, और आगरा और कौन सा मिला, दिल्ली मिल गया। और इसके साथ में दूसरा जो था वह ताजुद्दीन याल्दौज, ताजुद्दीन याल्दौज। और ताजुद्दीन याल्दौज को जो क्षेत्र मिला वह इसको क्षेत्र मिला गजनी का क्षेत्र, गजनी का क्षेत्र मिला। और तीसरा जो था नासिरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा। और नासिरुद्दीन कुबाचा को कौन सा क्षेत्र मिला, तो ध्यान रहे कि नासिरुद्दीन कुबाचा को जो मिला वह सिंध और मुल्तान मिला, सिंध और मुल्तान। आज वर्तमान समय में दोनों जो हैं सिंध और मुल्तान, दो के दोनों कहाँ पर स्थित हैं, तो पाकिस्तान में स्थित हैं। ठीक है भैया, इस तरह से जो है अर्थात आप कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो गई, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब होती है, 1206 ईस्वी में होती है। कैसे उसकी मृत्यु हुई, तो खोखर जनजातियों के द्वारा हत्या कर दी गई। जब उसकी हत्या हो गई तो इसके पूरे संपत्ति को तीनों लोगों ने क्या किया, बांट लिया, इनका बंटवारा हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल गया कौन सा, उत्तर का क्षेत्र मिला। ताजुद्दीन याल्दौज को मिला गजनी का क्षेत्र, और नासिरुद्दीन कुबाचा को मिल गया कौन सा, सिंध और मुल्तान का क्षेत्र मिला। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि आगे क्या हुआ कुतुबुद्दीन के साथ, और बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही रोचक, बड़ा ही आनंददायक कहेंगे इतिहास की घटना रही है। अब क्या होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। अब ताजुद्दीन याल्दौज ने क्या किया, इसने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। जब कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर ताजुद्दीन याल्दौज ने आक्रमण किया, और आक्रमण कहाँ किया, इनके किस क्षेत्र पर किया, तो कुतुबुद्दीन के द्वारा जो लाहौर और पंजाब का क्षेत्र था, लाहौर और कहाँ का, पंजाब का क्षेत्र था। तो ताजुद्दीन याल्दौज ने कुतुबुद्दीन ऐबक के लाहौर और पंजाब पर आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण कर दिया तो ताजुद्दीन याल्दौज जो थे या युद्ध करने के मूड में थे, इन्होंने सोचा कि हम कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर आक्रमण करेंगे और उनकी सारी क्या होगी, भूमियों को क्या करेंगे, क्षेत्र को पूरा अपने कब्जे में कर लेंगे। तो एक बात आप लोगों को ध्यान में रहिए कि ताजुद्दीन याल्दौज हो या किसी भी आक्रमणकारी ने जब आक्रमण किया है तो केवल दो ही चीज़ के लिए आक्रमण किया है, या तो उसने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए किया है, या तो ढेर सारा धन लूटने के लिए किया है, या कुछ शासकों ने जो है वह स्त्रीत्व के गुण को अपनाने के लिए अर्थात स्त्रियों को अपहरण करने के लिए भी आक्रमण किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आक्रमण हुए हैं वह दो ही कारणों से हुए हैं, या तो अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, और या तो फिर किसके लिए हुए हैं, धन को लूटने के लिए। तो ताजुद्दीन याल्दौज ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर आक्रमण किया। किस लिए किया, उसके क्षेत्र को अपनाने के लिए। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि हम आपसे झगड़ा लड़ाई या किसी प्रकार का विवाद नहीं करेंगे। और इसके लिए क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इन्होंने क्या किया, ताजुद्दीन याल्दौज की पुत्री से विवाह कर लिया। क्या किया भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन याल्दौज की पुत्री से विवाह कर लिया। और अब जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये दामाद हो गए, और याल्दौज क्या हो गए, ससुर हो गए। और दोनों लोगों में ससुर और दामाद का रिश्ता हो गया। और जब ससुर दामाद बन गए तो झगड़ा वहीं पर ख़त्म हो गया। अब की तीसरी बार अगला आक्रमण फिर हो गया। और अगला आक्रमण किसने किया, अगला आक्रमण किया नासिरुद्दीन कुबाचा ने। और नासिरुद्दीन कुबाचा ने आक्रमण किसके ऊपर किया, कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर किया। और जब इन्होंने अपना आक्रमण किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी किसी भी प्रकार का युद्ध करने का विचार नहीं बनाया, बल्कि क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ कर दिया। फिर से समझिए भाई,
कुतुबुद्दीन, जब नासिरुद्दीन कुबाचा ने आक्रमण किया किसके ऊपर, कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं किया, बल्कि क्या किया, अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ कर दिया। और जब ये इन्होंने अपना विवाह कर दिया तो नासिरुद्दीन कुबाचा क्या हो गए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक साले हो गए और ये इनके क्या बन गए, बहनोई बन गए। स्वाभाविक है कि अब जो है ये साले और बहनोई हो गए तो झगड़ा खत्म हो गया। इस तरह से तीनों लोग रिश्तेदारी में बंध गए और जब तीनों रिश्तेदार हो गए तो इनका आपसी राजनीतिक झगड़ा वहीं से क्या हो गया, खत्म हो गया। इनका आपसी राजनीतिक झगड़ा खत्म हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्त, ध्यान से खूब सुनिएगा और याद हो जाएगा। नोट्स भी हम इसका बनवा देंगे आप लोगों को, या फिर PDF आप लोगों को हम प्रदान कर देंगे। तो देखिएगा अब क्या होता है कि कुतुबुद्दीन, अब यहाँ से तीनों लोगों में संपत्ति का बंटवारा हो गया। कब, जब मोहम्मद गोरी मर गए। तो मोहम्मद गोरी के मरने के बाद तीनों लोगों में क्या हुआ, बंटवारा हो गया। और जब बंटवारा हो गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल गया उत्तर का क्षेत्र। उत्तर के क्षेत्र में कौन कौन मिला, लाहौर था, पंजाब था, बंगाल था, बिहार था, इलाहाबाद था, आगरा था और दिल्ली था। जब इतने क्षेत्र को ये पाए, कुछ ताजुद्दीन याल्दौज को मिल गया गजनी का क्षेत्र और नासिरुद्दीन कुबाचा को मिल गया सिंध और मुल्तान का क्षेत्र। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, अब ये अपने अपने क्षेत्र में रहने लगे। तभी ताजुद्दीन याल्दौज ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर आक्रमण कर लिया अपनी सीमा का विस्तार करने के लिए। और जब इन्होंने आक्रमण किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनसे विवाद नहीं किया, बल्कि क्या किया, ताजुद्दीन याल्दौज की पुत्री से विवाह कर लिए। जब ये विवाह कर लिए तो कुतुबुद्दीन ऐबक दामाद हो गए और ताजुद्दीन याल्दौज इनके ससुर हो गए। जब ससुर दामाद हो गए तो इन दोनों का झगड़ा तो यहीं पर ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ, अब नासिरुद्दीन कुबाचा ने भी आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर कर दिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर झगड़ा विवाद नहीं किया, बल्कि क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ कर दिया। अब ये दोनों लोग क्या हो गए, ये साले हो गए और ये बहनोई हो गए। इस प्रकार से तीनों लोग आपसी रिश्तेदारी में बंध गए और जब आपसी रिश्तेदारी में बंध गए तो तीनों लोगों का झगड़ा राजनीतिक वहीं पर ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा और समझ पाए हो अगर बेहतरीन तरीके से तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए अगर पसंद आ रहा हो तो ठीक है। अगले दिन हम लोग इसका फिर पढ़ेंगे और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन के द्वारा किया गया कार्य। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया, इसको जो है 3 प्रकार की उपाधियां प्रदान की गई थी। ये सारी चीज़ें हम लोग अब अगले वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।